नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको रसायन विज्ञान की ठोस प्रावस्था जो 12th क्लास की इकाई फर्स्ट है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ठोसों के लक्षण और इन ठोसों का उदाहरण सहित वर्गीकरण करके बताऊंगा और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को मैं आपको हल करके बताऊंगा। साथ में वो प्रश्न किस प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, साथ में इस चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इसकी जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर देना ताकि जो भी अगला वीडियो बने वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये वीडियो जो है अपने 12वीं कक्षा के जो मित्र हैं उनको सेंड करना ताकि उनकी भी अच्छे से क्या हो जाए, तैयारी हो जाए। तो चलिए मैं आपको ठोस प्रावस्था के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपन देखें तो ये अध्याय जो है आपका ठोस प्रावस्था के ऊपर है। 12वीं कक्षा में एमपी बोर्ड में इस अध्याय से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। एक एक नंबर के क्या आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो ठोस प्रावस्था जो है पदार्थ की, वो किसके अंतर्गत आती है, पदार्थ की भौतिक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो यहाँ अपन भौतिक अवस्था की बात करें अपन तो वो पदार्थ की होती 3 प्रकार की। एक होती है ठोस प्रावस्था, एक होती द्रव प्रावस्था और एक होती गैस प्रावस्था। तो ठोस द्रव गैस प्रावस्था में अंतर जो होता है वो अपने को छोटी कक्षा में पहले बता दिया गया है। जैसे इसमें देखिए अपन तो ठोस प्रावस्था में अगर देखा जाए तो इसके जो अवयवीकरण जो है उनके मध्य जो रहेगी वो दूरी क्या रहती है, बहुत कम रहती है। और इन दोनों दो अणुओं के मध्य की दूरी जो होती है बहुत कम होती है। साथ में इनके दूरी कम होने का कारण क्या है कि इन दोनों अणुओं के बीच में क्या रहेगी, वो जो बल जो रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ही मजबूत या पावरफुल रहेगा। फिर आगे देखिए अपन द्रव की बात करें अपन। ठीक है, द्रव में जो रहेंगे अणु जो क्या रहेंगे, थोड़े थोड़े क्या आ जाएंगे, दूर आ जाएंगे और जो यहाँ बल प्रबल था ठोसों में उससे थोड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमज़ोर बल आ जाएगा। फिर इसके बाद अपन गैस की बात करें अपन तो गैस के अणु जो रहेंगे और थोड़े थोड़े दूर चले जाएंगे, द्रव की अपेक्षा और ज़्यादा दूर रहेंगे और इनके मध्य जो बल जो रहेगा बहुत ही दुर्बल रहेगा। तो इन तीनों की बात करें अपन तो इसमें ठोस की बात करें अपन तो ठोस में द्रव्यमान, आयतन और भार ये क्या होता है, निश्चित होता है। इनका आकार नहीं बदलता है, इनका आकार आयतन जो क्या रहता है वो निश्चित रहता है। फिर यहाँ ठोस की बात करें, सॉरी द्रव की बात करें अपन तो द्रव में क्या रहता है, इनका आयतन तो निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है, आयतन, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है क्योंकि इनको जिस पात्र में डालेंगे उस पात्र के जैसे क्या हो जाएंगे, ढाल लेंगे अपने आप को। उसके बाद अपन गैस की बात करें अपन तो गैस का आकार, आयतन और द्रव्यमान क्या होता है, वो तीनों ही अनिश्चित होता है। ये अपने को द्रव के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन इस यूनिट में जो है आपकी ठोस अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था फर्स्ट वाली जो है ठोस अवस्था उसके बारे में आपको बताया गया है। तो अपन सबसे पहले तो ठोस प्रावस्था जो है या ठोस अवस्था जो है उसके महत्वपूर्ण गुणों की बात कर लेते हैं अपन। तो पहला गुण है कि ठोस जो होते हैं वो निश्चित द्रव्यमान, निश्चित आयतन और निश्चित आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, द्रव्यमान निश्चित रहेगा, आयतन निश्चित रहेगा और आकार क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। फिर बात करें अपन अंतर आणविक दूरी लघु होती है। जैसे ये दो अणु जो रहेंगे इन दोनों अणुओं के बीच की यहाँ जो दूरी जो रहेगी वो क्या रहेगी, बहुत ही छोटी या बहुत ही कम रहेगी। अपन यूँ कहें कि नहीं के बराबर रहेगी। किसके बराबर रहेगी, नहीं के बराबर, नगण्य रहेगी। मतलब अगली बात करें अपन तो अगला क्या कह रहा बिंदु अपनों से कि इसमें अंतर आणविक दूरियां लघु होती है। अंतर आणविक दूरियां जो होती है लघु होती है तो अपनों देख लिया। इसके बाद अगला देखिए अपन नंबर 3 क्या कह रहा है अपनों से, अंतर आणविक बल की बात कह रहा। अंतर आणविक बल किससे कहेंगे अपन कि ये जो अणु जिनसे मिलकर ठोस बना रहेगा
उन दो अणुओं के मध्य जो निकटतम दो अणु जो रहेंगे, जो बिल्कुल पास पास में, जैसे इन दोनों में ये निकटतम अणु हो गए। अब इन दोनों में देखिए तो इन दोनों में ये निकटतम अणु हो गए, ये दोनों वाले, इन दोनों के बीच में यहाँ का बंध, मतलब ये जो रहेंगे दो अणुओं के मध्य जो यहाँ बल काम करेगा, जो इन दोनों अणुओं को क्या करेगा, खींच बांध के रखेगा। तो यहाँ जो बल काम करेगा उस बल को क्या कहेंगे अपन, अंतर आणविक बल कहेंगे। ठीक है, तो ये क्यों है, ये जो रहेगा ठोसों में क्या रहेगा, प्रबल रहेगा, पावरफुल रहेगा। इसी वजह से ये ठोस अवस्था और दृढ़ अवस्था को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। फिर अगले बिंदु की बात करें अपन, तो अगला बिंदु क्या कह रहा है, इनके अवयवीकरण। अब अवयवीकरण क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो इनके अवयवीकरण जो उनकी स्थिति क्या होती है, निश्चित होती है, एक निश्चित स्थिति में होते हैं वो। और यह कण क्या होते हैं, अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर, जैसे ये देखिए अपन, यहाँ पर देखिए अपन, तो ये अणु जो देखें इसकी माध्य स्थिति क्या बन रही है, इसकी बीचों बीच स्थिति बन रही है। तो अगर दाएं बाएं देखें अपन, तो ये इस साइड जा सकता है, जितनी इसको गैपिंग मिलेगी उतनी, और उतना ये क्या रहेगा, इस साइड जा सकता है। इस प्रकार से क्या कर सकता है, ये दोलन कर सकता है, जैसे पेंडुलम दोलन करता है वैसे कर सकता है। और यदि स्थिति इस प्रकार से हो कि ये इस प्रकार से रहे अगर, तो अब माध्य स्थिति क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। अब इस माध्य स्थिति की इधर साइड जा सकता है, इधर जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, जितना इधर जाएगा जितना उधर जाएगा, तो ये माध्य स्थिति की दोनों तरफ क्या हो सकता है, दोलन कर सकता है। इस प्रकार से भी कर सकता है दोलन, और इस प्रकार से भी दोलन कर सकता है। तो ऊपर नीचे या दाएं बाएं तो क्या कर सकता है, दोलन कर सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए लिखा है कि माध्य स्थिति के चारों ओर क्या कर सकते हैं, ये दोलन कर सकते हैं। तो माध्य स्थिति के चारों दोलन कर सकते हैं। अब अगला वाला क्या कह रहा है अपनों से, कि ये असंपीड्य होते हैं। संपीड्य किसे कहते हैं, संपीड्य उसे कहते हैं अपन की बल लगाकर उसके आकार को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, है ना। तो अगर मैं जैसे गैस की बात करूं अपन, तो गैस में अणु क्या होता है, दूर दूर होते हैं। जैसे एक पात्र में एक गैस के अणु रखे हुए हैं, तो यहाँ से क्या करूँ मैं, जैसे ही प्रेशर लगाऊंगा, इन अणुओं के ऊपर दाब लगाऊंगा, तो ये अणु क्या हो जाएंगे, उसी पात्र में क्या हो जाएंगे, ऐसे पास पास आ जाएंगे। तो ये आकार क्या हो गया, इसके बदल गया। किसका बदला अपन, गैस का बदला। कैसे बदला अपन, ऊपर से क्या किया, पिस्टन की सहायता से क्या लगाया, दाब लगाया। तो ये क्या होता है कि अब दाब लगा कर यदि किसी के आकार को बदल सकते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। तो ठोसों में दाब लगाकर उसके आकार को बदलना क्या रहता है, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए उसके लिए क्या शब्द लिखा उन्होंने, असंपीड्य। और असंपीड्य स्वभाव के कठोर हैं, इसीलिए उनको अपन क्या कर, दो अणुओं के बीच की दूरी है ही नहीं इसको। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे इसके अणुओं को, तो ये क्या रहेंगे, दबेंगे नहीं। मतलब आकार में क्या होगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, असंपीड्य हो जाएंगे। तो संपीड्यता का सबसे ज़्यादा गुण किसके पास होता है, गैसों के पास होता है। संपीड्य सबसे ज़्यादा अधिक कौन सी, गैस होती है। उसके बाद किसका नंबर आता है, द्रव का नंबर आता है, और उसके बाद आता है ठोस का नंबर। ठीक है, तो ये मैंने आपको संपीड्यता क्रम बता दिया। अब दृढ़ता की बात करें अपन, तो स्वाभाविक ये इसके अणु क्या है, बिल्कुल पास पास हैं, तो इसीलिए ये क्या रहेंगे, दृढ़ ज़्यादा रहेंगे। फिर अब बात करते हैं हम विसरण की बात करते हैं। विसरण का मतलब क्या होता है, अपने अणु का एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना। तो यहाँ पर देखिए अपन, विसरण दर जो होती है ठोसों की क्या होती है, निम्न होती है। क्यों होती है निम्न, क्योंकि दो अणु जो रहते हैं, उन दोनों अणुओं के मध्य क्या कर सकता है, क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। इस वजह से ये अणु जो रहेगा एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता। इस प्रकार से हम देखें तो विसरण दर क्या रहेगी, निम्न रहेगी। किसमें रहेगी, ठोस में। तो सबसे ज़्यादा विसरण दर किसमें रहेगी, गैस में रहेगी। किसमें रहेगी, गैस में। तो यहाँ पर लिख देंगे विसरण दर क्या है, सबसे ज़्यादा किसमें है, गैस में। उसके बाद किसमें है, द्रव में। और अंत में कौन आ जाएगा, ठोस आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कि ठोसों की विसरण दर जो होती है वो गैस और द्रव से क्या होती है, कम होती है ना, ये कह सकते हैं अपन। तो सबसे उच्च विसरण दर किसकी होती है, गैस की हो रही है। और सबसे निम्न किसकी हो रही है, ठोस की हो रही है। आगे देखिए अपन, ठोसों के प्रकार देखें अपन। अब ठोस के प्रकार देखिए अपन, तो प्रकार का आधार क्या बना रहे हैं अपन, कि जो अवयवी कण जिनसे वो मिलकर बना रहेगा। तो अवयवी कणों की व्यवस्था में क्या रहेंगे, उपस्थित क्रम की प्रकृति देख रहे हैं अपन। अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के रहेंगे, दो प्रकार के रहेंगे। पहले का नाम क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्या पहले का नाम क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे का क्या नाम है, अक्रिस्टलीय ठोस।
तो यहाँ अपन सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस को ले लेते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा देखिए अपन, तो क्या रहेंगे इसमें, क्या क्या गुण रहेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि क्रिस्टलीय ठोस जो रहेंगे, इनकी जो रहेगी अवयवी कण जो रहेंगे, उनकी प्रकृति जो रहेगी वो क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। मतलब एक निश्चित दूरी के बाद उनकी क्या रहेगी, पुनरावृत्ति रहेगी। या यूं कहें कि उनकी ज्यामितीय व्यवस्था जो होती है उसमें नियमित व्यवस्था होती है। कणों की क्या होती है, नियमित व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर देखिए अपन क्रिस्टलीय ठोस साधारणतः क्या होते हैं, लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बने होते हैं। मतलब लघु क्रिस्टल क्या रहेंगे, छोटे छोटे क्रिस्टलों को क्या करें अपन अधिक संख्या में इकट्ठा कर दें और आपस में जुड़े हुए रहें तो वो क्या रहेंगे, एक ठोस का रूप ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्रिस्टलीय ठोस जो रहेंगे लघु क्रिस्टल से क्या रहेंगे, वो बने रहेंगे। अब ये लघु क्रिस्टल जो रहेंगे प्रत्येक क्या रहेगा, एक निश्चित आकार में रहेगा। अभी जो अपनों ने क्रिस्टल की बात करी, छोटे छोटे क्रिस्टल से ऐसे मिलकर बना रहेगा वो। तो ये छोटे क्रिस्टल जो रहेंगे इनकी निश्चित ज्यामितीय आकार रहेगा। ठीक है, आगे देखिए अपन क्रिस्टल में जो रहेंगे क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। और ये इनका जो जिससे मिलकर बना रहेगा, जैसे मान लो परमाणु से मिलकर बनाते हैं तो परमाणु क्रम क्या रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। अगर अणु से मिलकर बना तो अणु का क्रम क्या रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। और आयन से रहेगा, आयन से मिलकर बना तो आयन का क्रम भी क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। और ये क्रम क्या रहेगा, दीर्घ परासी व्यवस्था में रहेगा। कौन सी अवस्था में रहेगा, दीर्घ परासी व्यवस्था। अब दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब क्या रहेगा कि निश्चित क्रम को क्या करेंगे, ज़्यादा दूरी तक क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अर्थात यहाँ पर देखिए परंतु अवयवी कणों की व्यवस्था खास पैटर्न में हो रहेगी और वो निश्चित क्रम के बाद क्या करेगी, पुनरावृत्ति करेगी। क्या करेगी, वो एक निश्चित क्रम के बाद क्या करेगी, पुनरावृत्ति करेगी। तो ये देख रहे हैं अवयवी कण के एक निश्चित क्रम के बाद पुनरावृत्ति देखेंगे। मतलब ये देखो, ये लाल डॉट आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, हरा डॉट आ रहा है, उसके बाद फिर लाल डॉट, फिर ये डॉट, फिर तो एक निश्चित क्रम के बाद आ रहा है। और निश्चित क्रम के बाद क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसा नहीं दो लाल लाल गोले पास में आ गए, बीच में एक छोटा गोला भी है। तो इस प्रकार से हम देखें तो निश्चित ज्यामितीय क्रम और निश्चित क्रम आ रहा है इसमें। तो ये जो दीर्घ परासी व्यवस्था जो बता रहे कि ये इकाई की बना बताई अपने SiO2, SiO2 मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज कहते हैं। आगे देखें अपन अगले बिंदु की बात करें अपन, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है, गलनांक क्या रहता है उनका, निश्चित रहता है। ठीक, सभी का गलनांक क्या होता है, सभी जो अलग अलग ठोस रहेंगे उनका अलग अलग क्या रहेगा, गलनांक रहेगा। अब यहाँ पर देखें क्रिस्टलीय ठोस जो रहेंगे विषम देशिक प्रकृति को बतलाएंगे। विषम देशिक प्रकृति किससे कहेंगे, ये मैंने चित्र बना रखा है यहाँ पर। तो मैं देखेंगे सबसे पहले तो अपन ए और बी लाइन के ऊपर फोकस करें अपन। ये जो ए और बी लाइन जो है ए से लेके बी तक जा रही है। तो यहाँ पर देखिए अपन इस साइड जो है मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है, रेड कलर का गोला दिख रहा है, ये वाला अणु, बड़ा अणु साइज वाला। और इस बी में यहाँ पर आगे जाकर देखा मैं तो हरे रंग का डॉट है और वो क्या है, गोला भी चेंज है। तो इस साइड गया तो मैं अलग अवयवी कण दिखा मेरे को, और उस साइड क्या गया अलग अवयवी कण। अब दो प्रकार के अवयवी कण से मिलकर बना हुआ था, दोनों की प्रकृति दोनों क्या थे, अलग अलग प्रकार के थे। तो इस साइड ए सिरे पर मेरे को क्या मिला, अलग गोला मिला, तो उस साइड अलग गोला मिला। तो स्वाभाविक है जो गुण इसके पास इस रेड गोले के पास है वो इस हरे गोले के पास नहीं। तो यहाँ पर गुण अलग दिखाई देगा और यहाँ पर गुण अलग दिखाई देगा। फिर मैंने सी और डी लाइन जो जा रही इसके ऊपर देखा मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे को ये रेड दिख रहा है और इसी साइड में गया तो मेरे को ये अलग दिख रहा है। तो अलग अलग साइड पर क्या होंगे, अलग अलग कोनों पर या अलग अलग साइड पर क्या देखेंगे, मेरे को अलग अलग गुण दिखाई देंगे। मतलब समान गुण नहीं रहेंगे, जो गुण यहाँ पर है वो गुण यहाँ पर नहीं रहेगा। तो गुणों में क्या रहेगी, समानता नहीं रहेगी। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, विषम देशिक प्रकृति के गुण समान नहीं मिलेंगे। जो गुण यहाँ पर है वही गुण वहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे अपन, तो गुणों में क्या रहेंगे, ये भिन्नता दर्शाएंगे। इसलिए इनको क्या कहेंगे, विषम देशिक। ये क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता उन्होंने बताई। अब इसका मतलब क्या था कि उनके कुछ भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता, अपनांक एक ही क्रिस्टल के भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न बना लेंगे। जहाँ यहाँ पर अपन देखेंगे तो विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक अगर यहाँ पर देखें अपन तो वो यहाँ पर और यहाँ पर क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। फिर यहाँ पर और ऊपर साइड जाए तो अपन भिन्न रहेगा। तो अलग अलग दिशाओं में क्या रहेगा, ये भिन्न भिन्न रहेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अलग अलग दिशाओं में कणों में भिन्नता होती है। ये देखिए अपनों कणों में भिन्नता किस प्रकार से, देखिए कणों में भिन्नता ये देखिए अपनों ने यहाँ पर रेड कलर का कण मिल रहा है जो आकार में बड़ा है और यहाँ पर छोटा मिल रहा है कण अपने को। फिर अपन यहाँ पर देखिए यहाँ पे बड़ा कण दिख रहे हैं अपने को
और यहाँ पर अपन ए और बीम देख रहे थे, यहाँ पर अपने को बड़ा कण दिख रहा है, फिर यहाँ पर छोटा कण दिख गया है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो इनके अवयवी कण जो होते हैं, उन कणों की व्यवस्था में क्या होती है, भिन्नता होती है। इसलिए सभी दिशाओं में अवयवी कण जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार के क्या करेंगे, वो भौतिक गुणों में भिन्नता क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जो गुण यहाँ पर रहेगा उस इस साइड रहेगा, उसी गुण वो वहाँ पर क्या रहेगा, परिवर्तन रहेगा। इस प्रकार से विषमदेशिकता को अपन क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अधिकतर ठोस जो रहेंगे वो कौन सी प्रकृति के रहेंगे, क्रिस्टलीय प्रकृति के रहेंगे। उदाहरण के लिए सभी धातुएं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया। और अधात्विक तत्व हम कौन आ जाएंगे, सल्फर आ जाएगा, फास्फोरस, आयोडीन एवं कुछ यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, नेप्थेलिन क्रिस्टलीय ठोस रहेंगे। इन सबके क्या रहेंगे, अपने को क्रिस्टल प्राप्त होंगे। तो ये क्रिस्टलीय ठोस देखिए अपनों ने। अब क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो उनके मध्य जो बल काम करता है, अंतर आणविक बल, यानी जो दो अणुओं के मध्य यहाँ पर जो बल काम करेगा, उस बल की प्रकृति के आधार पर अपन ठोसों को चार भागों में बांट रहे हैं। अपन कितने भागों में बांट रहे हैं, चार भागों में। एक आणविक ठोस, एक आयनिक ठोस, एक धात्विक ठोस और एक सहसंयोजक ठोस। तो इन चारों के बारे में अपन क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के पढ़ने के बाद में अपन इन चारों को क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइडेशन करके आगे पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं, अच्छा क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहले गुण की बात करें अपन, तो इन ठोसों के जालक घटक जो रहेंगे, जालक घटक कणों, वो क्या रहेंगे, व्यवस्था निश्चित और नियमित होगी उसकी। अगर ऐसी व्यवस्था दिख रही है अपने को ठोसों में, तो उस ठोस का नाम क्या रहेगा, क्रिस्टलीय ठोस। क्या होना चाहिए, जिनके जालक कणों में क्या दिखे अपने को, व्यवस्था निश्चित व नियमित। देखिए इसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है रेड कलर से, इसलिए क्या है कि ये मेन परिभाषा बन रही है यहाँ पर कि किसे कहेंगे अपन क्रिस्टलीय ठोस, कि जालक कण क्या हो, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, निश्चित और नियमित होना चाहिए। फिर आगे देखें अपन तो इसमें और अगला गुण क्या रहेगा, दीर्घ परास व्यवस्था। जो पैटर्न जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक लंबे समय तक सेम टू सेम आएगा, पुनरावृत्ति होगी उसकी। फिर देखें अपन आगे अपन, तो अगला बिंदु क्या कह रहा है, गलनांक क्या रहेगा, उच्च रहेगा, निश्चित रहेगा और तीक्ष्ण रहेगा। क्योंकि इनके घटक जो रहेंगे, कणों की व्यवस्था क्या रहेगी, उनकी निश्चित रहेगी और नियमित रहेगी। तो क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर वो कायम बदलेंगे, द्रव में बदल जाएंगे। तो गलनांक क्या होता है, बिल्कुल एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से नीचे जाऊँ तो ठोस अवस्था में, इस पॉइंट से ऊपर जाऊँ तो क्या रहेंगे, या इस अवस्था पर क्या रहेंगे, वो द्रव अवस्था में आ जाएंगे। फिर देखिए अगर अपन, तो क्रिस्टलीय ठोस का गलन ऊष्मा जो रहेगी, हीट फ्यूजन जो रहेगा, वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा और ये इसका क्या रहेगा, अभिलाक्षणिक होते हैं। फिर देखें अपन विषमदेशिकता गुण पर जाता, अपन देख ही लिया विषमदेशिकता गुण, कि यहाँ पर देखा था अपने विषमदेशिकता का, ये वाला गुण देखा था अपने। ये क्या दर्शा रहा था, विषमदेशिकता। मतलब जो यहाँ पर गुण है उनमें, और यहाँ पर भी वही गुण रहेंगे, लेकिन गुणों में क्या रहेगी, भिन्नता रहेगी। इनमें क्या रहेगी, भिन्नता रहेगी। तो सभी दिशाओं में क्या रहेंगे, अलग अलग प्रकार के भौतिक गुण दर्शाएंगे। अब देखें अपन, तो इनका शीतलन वक्र जो प्राप्त होगा वो कैसा रहेगा, असतत रहेगा। शीतलन वक्र कैसा मिलेगा अपने को, क्रिस्टलीय ठोसों का असतत मिलेगा। फिर देखें क्रिस्टलीय ठोस का विदलन गुण की बात करें, विदलन गुण किसे कहते हैं, मैं जैसे मान लो कि ये क्रिस्टलीय ठोस है, अगर मैं इसको काटूं यहाँ से चाकू तेज धार से, तो मेरे को क्या मिलेगी, जो सतह जो मिलेगी, क्या मिलेगी, समतल या चिकनी मिलेगी। यहाँ से जो सतह काटी मैंने, काटने के बाद देखूंगा यहाँ पर क्या मिलेगी मेरे को, सतह जो होगी क्या रहेगी, बिल्कुल सपाट या क्या मिलेगी, चिकनी मिलेगी। इसको क्या कहेंगे अपन, विदलन गुण कहेंगे। फिर देखिए हम क्रिस्टलीय ठोस का एक और नाम क्या रहेगा, वास्तविक ठोस। मतलब ये रियल ठोस रहेंगे, इनको क्या कहेंगे अपन, वास्तविक ठोस कहेंगे। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया आपसे, बहुत सी बार पूछा जाता है कि वास्तविक ठोस किसे कहेंगे अपन, तो किसे कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों को कहेंगे। ठीक है। फिर प्रश्न पूछ लिया जाए आपके कि किसका शीतलन वक्र असतत प्राप्त होता है, तो क्या कहेंगे अपन, क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र क्या होता है, असतत प्राप्त होता है। फिर विषमदेशिकता गुण कौन से ठोसों में पाया जाता है, क्या कहेंगे अपन, क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। ठीक, किन ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, तो क्या कहेंगे, गलनांक निश्चित किसका है, क्रिस्टलीय ठोस का है। इस प्रकार से प्रश्न क्या करेगा आपसे, वो पूछा जाएगा। अब अपनों से जैसे ये प्रश्न पूछ लिया कि क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटा जाए, तो
उसके टुकड़े जो रहेंगे उनकी सतह कैसी रहेगी, तो क्या उतरना चाहिए अपने को, सपाट या चिकनी रहेगी। कैसी रहेगी, सपाट तथा क्या रहेगी, वो चिकनी रहेगी। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। फिर आगे देखिए अपन अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें अपन, तो अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए अपन तो सबसे पहले इसका इंग्लिश वर्ड जो है एमोरफस, जो सॉलिड, जिसमें एमोरफस शब्द जो है वो क्या आएगा, ग्रीक शब्द है। कहाँ का शब्द है, ग्रीक। और किससे उत्पत्ति हुई उसकी, ओमोर्फ से हुई है। अब इस ओमोर्फ शब्द का अर्थ क्या होता है, आकार विहीन, मतलब शेपलेस, जिसका कोई आकार नहीं, मतलब आकृति क्या रहेगी उसकी, असमान प्राप्त होगी। तो ऐसे ठोस जो असमान आकृति वाले कणों से मिलकर बने हों, कैसे रहे वो, असमान आकृति वाले कणों से मिलकर बने रहे। तो ये देख रहे हैं अपन, ये देखो कणों की असमान आकृति है। ये देखें अपन यहाँ पर, तो इस कणों की क्या देख रही है अपने को, असमान आकृति दिखेगी। तो असमान आकृति वाले कणों से मिलकर जो क्रिस्टल बने रहेंगे उनको क्या कहेंगे अपन, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अब इन ठोसों की अवयवी कण जो रहेंगे वो क्या करेंगे, लघु परासी व्यवस्था को क्या करें, प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर इस चित्र में क्वार्ट्ज ग्लास की लघु परासी व्यवस्था को क्या किया, दर्शाया गया है। मतलब एक पैटर्न को शो नहीं करेंगे, एक पैटर्न जैसे ये देखिए अपन, तो निश्चित दूरी पर नहीं आएंगे ये, और इनका आकार क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा। एक निश्चित पैटर्न को क्या करेंगे, लागू नहीं करेंगे। अगर कर भी लेंगे तो वो क्या रहेगा, थोड़े दूर तक ही रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं, दूरी तय नहीं करेगा। इस प्रकार से इसकी जो व्यवस्था जो रहेगी ये कैसी रहेगी, लघु परासी रहेगी। आगे देखिए अपन, देखो इस व्यवस्था निमित, इसका अर्थ यहाँ पर लिख रखा है, देखो कि इस व्यवस्था के निमित आवर्ती पैटर्न जो रहेगा, निमित पैटर्न जो रहेगा वो अल्प दूरी तक ही चलेगा। और वहाँ अपन ने क्रिस्टल ठोस में देखा तो वो कहाँ चल रहा था, वो दीर्घ दूरी तक चल रहा था, मतलब जो पैटर्न जो है वो ज़्यादा दूरी तक चल रहा था। अब इसमें वो वही पैटर्न क्या आ रहा, थोड़ी दूरी तय कर रहा है। तो पैटर्न में क्या हो गया, दूरी में क्या हो गया, वो पैटर्न जो बन रहा था उसमें अक्रिस्टल ठोस में अल्प दूरी रहेगी, और क्रिस्टल ठोस में क्या रहेगी, ज़्यादा दूरी तक वो पैटर्न चलेगा। अर्थात अक्रिस्टल ठोसों की संरचना जो किससे मिलेगी, वो द्रव से मिलेगी। किससे मिलेगी, द्रव से मिलेगी। इसीलिए इनको आगे देखेंगे मतलब अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अब देखिए अपन अगला बिंदु क्या कह रहा है अपनों से, अक्रिस्टलीय ठोस का ताप एक निश्चित परास पर नरम हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए अपन, उनका एक निश्चित बिंदु था क्रिस्टलीय ठोस का, इस बिंदु से इस बिंदु पर जाकर वो क्या हो रहे हैं कि गलन हो रहे, मतलब गल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अपन, तो अक्रिस्टलीय ठोस जैसे मान लें अपन, ये वाला इतने टेम्परेचर, यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर, मतलब यहाँ से पिघलना शुरू, पूरी तरह नहीं पिघले, और यहाँ पर इतनी दूरी पर जाकर इतने एरिया या इतने परास पर क्या करेंगे, वो पूरी तरह से गलित अवस्था में आते हैं। तो ये एक निश्चित परास को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। जबकि वहाँ पर क्या था, एक निश्चित बिंदु पर था, तो इनका ताप क्या रहेगा, निश्चित ताप पर क्या रहेंगे, वो नरम अवस्था में आएंगे। तो सांचे में इनको डाल सकते हैं, इसमें विभिन्न आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। यहाँ यही कारण है कि इनको क्या कहेंगे, अतिशीतित द्रव कहेंगे। आगे देखें अपन, गर्म करने पर किसी एक तापमान पर वह क्रिस्टलीय बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तापमान ऐसा आएगा कि किसी एक तापमान पर वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिस्टल दे देंगे अपने को ना, क्रिस्टल बन जाएंगे उनके। अब देखिए अपन, अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति कैसी होती है, विषम देशीय होती है। मतलब वो सभी दिशाओं में यहाँ पर जो गुण है, जो गुण दे, जैसे विद्युत चालकता का जो गुण यहाँ पर आ रहा है वो भी वही गुण यहाँ पर मिलेगा, वही गुण वैसा यहाँ पर मिल जाएगा। तो इनके भौतिक गुण जो रहेंगे सभी दिशाओं में क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में उनमें दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती है, और सभी दिशाओं में अनियमित विन्यास होता है। अतः कणों की भिन्न भिन्न कोण से भौतिक गुण क्या रहेंगे, समान होते हैं। अब इनके उदाहरण देखिए हम, क्रिस्टल ठोस के क्या हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। अब आपको एक बात और याद रखना है जो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, कि अक्रिस्टलीय ठोस में हमेशा आपसे प्रश्न पूछा जाता है बहुलक। क्या पूछा जाएगा, वो बहुलक। अब बहुलक की बात करें अपन, तो देखो कांच भी एक प्रकार का बहुलक है, रबर भी एक प्रकार का बहुलक है, प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ स्टार्च, तो स्टार्च भी एक प्रकार का बहुलक है। तो यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि बहुलक का यदि नाम आता है तो अपने को क्या लिखना है कि अक्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस लिखेंगे अपन, अक्रिस्टलीय ठोस लिखेंगे।
तो जैसे ही बहुलक शब्द आता है या बहुलक के उदाहरण लिखे हुए आते हैं तो अपने को ध्यान रखना है कि बहुलक मतलब अक्रिस्टलीय ठोस, है ना। बहुलक मतलब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो सभी बहुलक जो आते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। काहे में आएंगे, वो अक्रिस्टलीय ठोस में आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाएगा कि बहुलक है तो क्या कहेंगे अपन, अक्रिस्टलीय ठोस। क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपन देखें तो एक बात लिख रहे कि यहाँ पर देखो कि 100 साल पुराने घड़ों की खिड़कियों के शीशे जो रहेंगे नीचे से क्या रहेंगे, मोटे रहेंगे, और ऊपर से क्या हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपन, तो वो जो शीशा जो रहेगा वो काहे से मिलकर बना रहेगा, वो कांच से शीशा जो रहेगा इस प्रकार सीधा रहेगा। तो जैसे मान लो कि इस प्रकार से ये अणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये अणु क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कुछ सालों में, मतलब 100 साल लिख रहे हैं लगभग, तो कुछ सालों में क्या रहेंगे, ये ऊपर से कुछ अणु खिसक कर के आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। जैसे द्रव बहता है ना धीरे धीरे, वैसे ही क्या करेंगे, धीरे धीरे बह करके आ जाएंगे नीचे। तो ये नीचे वाली तली जो रहेगी, कुछ अणु जो रहेंगे ऊपर से कहाँ आ जाएंगे, नीचे आकर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये नीचे की तली जो रहेगी क्या हो जाएगी, कुछ ऊपर के अणु नीचे आने की वजह से क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। और अणु कहाँ से आए, ऊपर से नीचे आए, तो स्वाभाविक यहाँ अणु की संख्या कम हो जाएगी, तो ऊपरी वाली सतह क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है। इसीलिए कांच को क्या कहा है, अतिशीतित द्रव कहा है। तो इस कारण कांच को क्या कहेंगे, अतिशीतित द्रव कहेंगे, है ना। फिर देखिए अपन अक्रिस्टलीय ठोसों के पास कौन कौन से गुण हैं। तो इनके जालक के घटक जो रहेंगे, कणों की व्यवस्था जो रहेगी वो निश्चित नियमित नहीं रहेगी ना। निश्चित नियमित क्या रहेगी, नहीं रहेगी। तो ठोसों में ये दोनों व्यवस्था क्या रहेगी, नियमित रहेगी। अब देखें अपन, तो जो पैटर्न जो रहता है वो कैसा रहेगा, इनका कुछ ही दूरी तक तय करेगा। वो जो पैटर्न जो रहेगा, एक निश्चित क्रम जो रहेगा, निश्चित क्रम क्या रहेगा, कुछ ही दूरी तक आएगा, इसलिए इनकी व्यवस्था क्या रहेगी, लघु परासी व्यवस्था रहेगी। अब गलनांक अपन देखा तो एक परास को मैनेज करेंगे, है ना। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रहेंगे, पिघलते जाए, यहाँ से पिघलना शुरू, पूरी तरह से पिघलने में यहाँ समय लगेगा इनको, लिक्विड अवस्था पूर्ण रूप से। तो ये क्या करेंगे, गलनांक क्या इनके अनिश्चित है, मतलब एक बिल्कुल एक पॉइंट नहीं है इनका। गलनांक क्या रहेगा इनका, यहाँ से शुरू हुआ, गलना शुरू हुए और इतने टेम्परेचर पर जा गए, इतने परास पर, यहाँ से गलना शुरू हुई, इस बिंदु से कहाँ पहुँच रहे हैं, वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इतने टेम्परेचर को मैनेज करने के बाद क्या हो रहे हैं, वो गलन हो रहा, गलत अवस्था में आ रहे हैं। तो इनका जो गलनांक जो है वो क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, क्योंकि यह एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में नहीं आ सकते। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में क्या था, एक बिल्कुल एक ही पॉइंट पर, जैसे मान लो कि ये 100 डिग्री आ रहा है, तो ये 100 डिग्री पर क्या अगर लिक्विड अवस्था में जाता है तो ये क्रिस्टलीय ठोसों के पास कौन एक बिंदु बिल्कुल एक पॉइंट पर आ गए। लेकिन इनमें क्या रहेगा, इस बिंदु जैसे मान लो कि ये 100 डिग्री जा रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक 110 डिग्री तक, तो यहाँ से शुरू किया इन्होंने गलना और 110 तक गलन अवस्था में आ ही रहे हैं। तो ये एक निश्चित पॉइंट नहीं है। तो इसलिए इनका जो रहेगी द्रव अवस्था में जो आने में जो एक ताप को क्या करेंगे, वो मैनेज करेंगे, एक परास को मैनेज करेंगे। इस प्रकार से इनका गलनांक जो रहता है वो क्या आता है, एक निश्चित परास को क्या करेगा, मैनेज करेगा। इसलिए इनका गलनांक क्या रहेगा, अपन अनिश्चित कहना पड़ेगा। अब विदलन गुण की बात करेंगे, चाकू से काटेंगे अपन। विदलन गुण का मतलब क्या करेंगे, इनको काटना है, तो काटेंगे तो क्या मिलेगा इनको, अपने को इस प्रकार से गड्ढा मिलेगा। जिसे मान लो कि ये ठोस है, तो मैं यहाँ से इसको काटूंगा चाकू से, इस प्रकार से कट जाएगा ये। तो इस प्रकार से क्या मिलेगा मेरे को, गड्ढा मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या मिलेगा, गड्ढा मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ से काटूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, गड्ढा मिलेगा। तो ये असतह मतलब नियमित नहीं रहेंगी, और असमतल सतह वाले मेरे को क्या मिलेंगे, फलक मिलेंगे। जबकि उसमें क्या मिल रहे थे, निश्चित और चिकने फलक मिल रहे थे। अब यहाँ देखिए अपन अगला बिंदु क्या कह रहा है, इनके शीतलन वक्र जो रहेगा वो क्या रहेगा, सतत। उनका क्या था, असततता क्रिस्टल ठोस होगा, इनका क्या है, सतत आ गया। अगले की बात करें अपन, इनका इसका निकनेम क्या रख रखा है, एक तो अतिशीतित द्रव रख रखा है, क्योंकि द्रव के जैसे बहते हैं इस वजह से। और एक और क्या रखा है, छद्म ठोस। इनको ऐसे भी झूठे ठोस भी कह सकते हैं, अपने को क्या कह सकते हैं, इनको छद्म या झूठे ठोस भी कह सकते हैं। अब बात करें अपन, दोनों की तुलना करें अपन, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की तुलना करें अपन। तो यहाँ पर देखें अपन, आकार देखें तो क्रिस्टलीय ठोस का आकार क्या है, निश्चित है, और इनका क्या है, आकार निश्चित नहीं है। गलनांक की बात करें अपन, तो गलनांक इनका क्या निश्चित है, जबकि ये क्या करेंगे, लंबे प्रयास को धीरे धीरे करेंगे। तो मैंने बताया था आपको, यहाँ से
ये इतने टेम्परेचर यहाँ से नरम होना शुरू किए और यहाँ तक हो रहे हैं नरम। तो इनका क्या रहेगा, बिल्कुल एक पॉइंट रहेगा, इसमें इसी पॉइंट पर क्या आ जाएंगे ये गलित यानी गलन अवस्था में आ जाएंगे यानी पिघल जाएंगे। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या रहेंगे, इतने टेम्परेचर को मैंने एक परास को मैनेज करेंगे, ताप की एक परास की वजह से इनका गलनांक जो रहेगा वो क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा। अब विदलन गुण की बात करें अपन, तेज धार से काटने पर टुकड़े क्या रहेंगे, समतल और सपाट प्राप्त होंगे, है ना। सपाट और चिकने प्राप्त होंगे, किसके होंगे, क्रिस्टलीय ठोस के होंगे। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा कि तेज धार से काटेंगे टुकड़े क्या रहेंगे, अनियमित और रुखड़े हुए दिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था गड्ढा वाला दिखेगा इस प्रकार से। अब देखिए अपन गलन उष्मा की बात करें अपन, तो उष्मा गलन उष्मा क्या रहेगी, इनकी निश्चित रहेगी, तो इनकी गलन उष्मा क्या रहेगी, निश्चित नहीं रहेगी। अब देशिकता की बात करें अपन, देशिकता मतलब गुणों की बात करें अपन, तो यहाँ पर अपन ने देखा था कि ये दीर्घ परासी व्यवस्था को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, और ये क्या करते हैं, लघु परासी व्यवस्था को मैनेज करते हैं। ये वाले लघु परासी और ये क्या कर सकते हैं, दीर्घ परास्ता को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर देखें अपन, तो इनमें विषम देशिकता प्रकृति रहेगी, किसमें रहेगी, विषम, मतलब यहाँ पर जो गुण हैं, गुण दर्शा रहे हैं, वही गुणों में वहाँ अंतर रहेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, समदेशिकता रहेगी, मतलब यहाँ पर जो गुण है भौतिक गुण वो कि वो सेम भौतिक गुण यहाँ मिलेंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा इनके भौतिक और इनके भौतिक गुणों में क्या रहेगा, अंतर रहेगा। तो क्रिस्टलीय ठोसों की देशिकता कैसे रहेगी, विषम देशिक, और अक्रिस्टलीय ठोस की कैसे रहेगी, समदेशिक। अब अवयवी कणों की व्यवस्था क्रम देखें अपन, तो इनका क्या रहेगा, व्यवस्था क्रम जो रहेगा दीर्घ परासी व्यवस्था रहेगा, मतलब लंबे जगह तक क्या करेंगे ये, उसी पैटर्न को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जबकि इनके अवयवी कणों की व्यवस्था क्या रहेगी, लघु परासी रहेगी, एक छोटे एरिया तक क्या रहेंगे ये, उस व्यवस्था को क्या करेंगे, पालन करेंगे। जबकि ये जो रहेंगे क्रिस्टलीय ठोस जो रहेंगे, ये क्या करेंगे, लंबे दीर्घ परास या लंबी व्यवस्था को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। शीतलन वक्र की बात करें अपन, शीतलन वक्र क्या रहेगा, असतत किसका प्राप्त होगा, क्रिस्टलीय ठोस का, और सतत किसका प्राप्त होगा, अक्रिस्टलीय ठोस का। अब संरचना की बात करें अपन, तो ज्यामितीय संरचना जो रहेगी वो रहेगी निश्चित किसकी रहेगी, ठोसों की, और अनिश्चित किसकी रहेगी, सॉरी अक्रिस्टलीय ठोस की क्या रहेगी, अनिश्चित रहेगी, और निश्चित किसकी रहेगी, क्रिस्टलीय ठोस की रहेगी। अब देखिए अपन क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देखते हैं अपन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है यहाँ से। तो देखेंगे अपन क्रिस्टलीय ठोसों को उनके परिचालित बलों के आधार पर, मतलब उनके दो कणों के मध्य यहाँ कौन सा बल है, जो बल काम करेगा उसी बल के आधार पर उनका क्या करेंगे, अपन नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर अपन 4 भाग में देखेंगे इसको। पहला आ रहा है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, फिर तीसरा है धात्विक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, और चौथा कौन सा, सहसंयोजक ठोस। अब इन चारों की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ताकि मैंने एक नीचे सारणी बना रखी है, उस सारणी के हिसाब से मैं आपको क्या करता हूँ, इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, और फिर कुछ प्रश्न होंगे तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करके बता दूंगा। जैसे ये यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, ठीक है, ठोसों के प्रकार, ठीक, मैंने यहाँ पॉइंट भी बना रखे हैं। ये उदाहरण है, पहला वाला ठोस के प्रकार, फिर अवयवी कण, फिर बंधन बल, फिर उदाहरण, फिर भौतिक प्रकृति, फिर विद्युत चालकता और गणना, ठीक है। तो पहला प्रकार देख रहे हैं अपन, क्या है, आणविक ठोस, ठीक है। अब आणविक ठोस में जो अवयवी कण जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, अणु रहेंगे, क्या रहेंगे, अणु। अब आणविक ठोस जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के, एक है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, और चौथा तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। पहले की बात करें अपन, तो अध्रुवीय आणविक ठोस के अवयवी कण क्या रहेंगे, तीनों के अणु रहेंगे। अब अणु में क्या रहेंगे, या तो अक्रिय गैसों के परमाणु आ जाए या अध्रुवीय अणु हो जाए, ठीक है। तो अक्रिय गैस में कौन आता है, आर्गन आता है, तो ये आर्गन आ जाएगा इसका उदाहरण। और अब अध्रुवीय अणु में देखें तो CL4 H2, है ना, I2 CO2 एक और नाम क्या है, शुष्क वर्ग, जिससे पूछ रखा है, और ठोस मेथेन, मतलब ठोस CH4। तो आपको ध्यान रखना है, शुष्क वर्ग अगर आता है तो क्या कहेंगे उसको, आणविक ठोस। आणविक ठोस में भी क्या आएगा, वो अध्रुवीय आणविक ठोस। अब उनको अध्रुवीय क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके सिरे नहीं बनते, प्लस माइनस के जो होते हैं ना, प्लस सिरा और माइनस सिरा नहीं बनता है, तो 2 ध्रुव नहीं होते इनके, इसलिए इनको क्या रखा, अध्रुवीय आणविक ठोस नाम दिया गया।
अच्छा, इनके मध्य बल कौन सा रहेगा? दो अणु के मध्य बल, दो अणुओं के मध्य रहेगा परिक्षेपण बल या लंदन बल या वांटर बल। यहाँ पर जो बल काम करेगा दो अणुओं के मध्य, तो उन दो अणुओं के मध्य कैसा बल काम करेगा? या तो परिक्षेपण बल के दो, या लंदन बल के दो, ठीक है, या वांटर बल के दो। अब यहाँ पर देखें अपन तो ये कैसे दिखाई देंगे अपने को? भौतिक प्रकृति कैसी रहेगी इनकी? मुलायम रहेंगे। अच्छा, इसकी चालकता की बात करें अपन, विद्युत चालकता की बात करें तो विद्युत चालकता कैसी रहेगी इनकी? विद्युत रोधी रहेगी, या फिर क्या रहेंगे? कम चालक रहेंगे। और गलनांक क्या रहेगा इनका? अत्यधिक गलनांक रहेगा। ठीक है, आगे देखें अपन तो आणविक ठोस का दूसरा प्रकार चल रहा है अध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें क्या होगा? अणु जो रहेंगे कैसे रहेंगे? ध्रुवीय अणु रहेंगे। ध्रुवीय अणु मतलब दो सिरे बन जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब ये क्यों बनेंगे? क्योंकि इनका एक साथी जो रहेगा वो अधिक ऋण विद्युती रहेगा, या इलेक्ट्रॉन बांधने की क्षमता क्या रहेगी उसमें? ज़्यादा रहेगी। तो वो क्या करेगा? साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा, है ना। जैसे HCl में देखें अपन, तो HCl में क्या होता है? ये Cl जो इसका पड़ोसी जो है क्या है? विद्युत ऋण अधिक है और इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है इसकी। तो ये क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। तो इस वजह से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास चला जाएगा? Cl के पास चला जाएगा। इस वजह से हाइड्रोजन जो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, और Cl के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से दो ध्रुव बन जाएंगे, इसमें एक धन ध्रुव है और एक ऋण ध्रुव। तो यहाँ पर देखेंगे अपन इसमें क्या होते हैं? दो ध्रुव बन जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? ध्रुवीय आणविक ठोस रखा है। अब इसके मध्य कौन सा बल काम करेगा? तो ये बल की बता रहा है, बल कौन सा काम करेगा? द्विध्रुव आकर्षण बल। दो ध्रुव रहेंगे, ठीक है, एक प्लस वाला ध्रुव रहेगा और एक क्या रहेगा? माइनस वाला ध्रुव रहेगा। अब इसमें कौन आएंगे? उदाहरण क्या जाएंगे? ठोस HCl, ठोस CO2 और CHCl3। अब भौतिक प्रकृति की बात करें तो भौतिक प्रकृति कैसी रहेंगी? मुलायम रहेंगे ये। अब विद्युत चालकता की बात करेंगे, विद्युत रोधी रहेंगे या फिर कम चालक रहेंगे, और इनका गलनांक क्या रहेगा? निम्न रहेगा। हाइड्रोजन की बात करें अपन, हाइड्रोजन अबंधी आणविक ठोस की बात करें तो अपने को आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो होता है वो तीन परमाणुओं के साथ, तीन परमाणु कौन से? एक तो फ्लोरीन, ठीक है, एक क्या रहेगा? फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, ठीक है। इन तीनों के साथ क्या करता है हाइड्रोजन? अगर इन तीनों के साथ जैसे H और N आपस में मिलेंगे तो NH3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और NH3 अगर सामने आता है तो उसका N और इसका NH दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? H बंध का निर्माण करेंगे, ठीक। जैसे इसी प्रकार से अगर HF आ जाए तो ये H इस F के साथ, तो अगला वाला क्या आएगा? वापस एक और HF अणु को आपस में जोड़ूंगा मैं, तो इसका F और इसका H आपस में जुड़कर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो दो HF अणु के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बंध रहेगा। तो ये जो हाइड्रोजन की प्रकृति जो होती है तीन ही परमाणुओं के साथ क्या बनाता है? ये हाइड्रोजन बना। कौन कौन से परमाणु? हाइड्रोजन जो रहेगा F के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। तो NO और F इन तीनों के साथ हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन बंध बनाता है, O के साथ भी हाइड्रोजन बनाता है और N के साथ भी हाइड्रोजन बनाता है। अब क्यों बनाता है? क्योंकि ये भी अधिक ऋण विद्युतीय है, ऑक्सीजन भी अधिक ऋण विद्युतीय और नाइट्रोजन भी तीन अधिक ऋण विद्युतीय, और ये तीनों ही तत्व जो हैं अपने अपने समूह में टॉप पर हैं, सबसे पहले तत्व है। फ्लोरीन समूह नंबर 17 में जाए तो पहला है। इसके बाद ऑक्सीजन के देखिए समूह नंबर 16 में, तो ये अपने समूह में फर्स्ट तत्व है, और समूह नंबर 15 में देखिए ये भी अपना क्या समूह में फर्स्ट तत्व है। तो फ्लोरीन 17वां का समूह का पहला तत्व है, और ये 16वें का पहला तत्व है, और ये 15वें का पहला तत्व है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये तीनों जो हैं अपने समूह में क्या है? सबसे अधिक ऋण विद्युतीय हैं। इस वजह से हाइड्रोजन इनके साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रकृति रखता है। अब देखिए अपन हाइड्रोजन बंध में देखिए तो अवयवी कण क्या रहेंगे? अणु रहेंगे। बंध के अनुसार रहेगा, हाइड्रोजन बंध काम करेगा। अच्छा, उदाहरण क्या आ जाएगा इसका? बर्फ या ठोस जल के हैं अपन, ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। अब भौतिक प्रकृति देखिए तो क्या रहेगी? इसकी कठोर रहेगी, और एक कठोर अवस्था में क्या रहेगा? विद्युत रोधी रहेगा, या फिर क्या होगा? वो विद्युत का कम चालक रहेगा। अब ये देखें अपन तो विद्युत के कुचालक क्यों? क्योंकि ये ठोस अवस्था में जब रहेंगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ठोस अवस्था में क्या रहेंगे? ये अपने
प्लस माइनस अवस्था में नहीं आ पाएंगे। इस वजह से क्या रहेंगे, विद्युत के क्या रहेंगे, कुचालक रहेंगे। लेकिन जब ये इनको मैं ध्रुवीय अणु और इनको मैं क्या करूँ, लिक्विड अवस्था में लेकर आ जाऊँ, तो फिर ये विद्युत के क्या बन जाएंगे, चालक बन जाएंगे। अब देखिए अपन नंबर 2 आ जाएंगे, आएंगे आप अपना क्या देखेंगे, आयनिक ठोस। अच्छा, आयनिक ठोस में देखिए मतलब इसके अवयवीकरण क्या रहेंगे, आयन रहेंगे। आयन कितने प्रकार के तो होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होता है, ऋण आयन होता है। तो अवयवीकरण में क्या मिलेंगे अपने को, धन आयन मिलेगा और ऋण आयन मिलेगा। अब बंध कौन सा काम करेगा, धन आयन और ऋण आयन के मध्य जो रहेगा कुलामी बल रहेगा या स्थित विद्युत आकर्षण बल काम करेगा। कौन सा रहेगा, कुलामी बल भी कह सकते हैं अपन इसको, और एक और क्या कह सकते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी कह सकते हैं अपन इसको। आगे देखें अपन, तो यहाँ पर देखें अपन उदाहरण देखें तो NaCl एक उदाहरण, MgO है, ZnO है, ZnS है, CaF2 है, KCl है। अब देखें अपन भौतिक प्रकृति की बात करें तो भौतिक प्रकृति कैसी दिख रही है इसकी, कठोर है परंतु क्या रहेंगे, ये भंगुर रहेंगे। फिर विद्युत चालकता की बात करें तो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक है ना। परंतु यदि मैं इन तत्वों को लिक्विड अवस्था में ले आऊँ, है ना, मतलब इनको क्या करूँ, मैं जल में घोल दूँ, तो ये कौन सी अवस्था जहाँ में आ जाएंगे, गलित अवस्था में आ जाएंगे। तो गलित अवस्था में क्या रहेंगे, विद्युत के चालक रहेंगे, स्पष्ट लिख रखा है ना, विद्युत के क्या रहेंगे, चालक रहेंगे। तो मैं अगर इनको लिक्विड अवस्था में ले आऊँ या जल में घोल दूँ तो विद्युत चारा के क्या करेंगे, चालन करेंगे। तो इस प्रकार से क्या बन जाएंगे, विद्युत के क्या रहेंगे, सुचालक बन जाएंगे। कौन सी अवस्था में बनेंगे, ये द्रव अवस्था में आ जाएंगे, विद्युत के क्या बन जाएंगे, चालक बन जाएंगे। आगे देखिए अपन, अब धात्विक ठोस की बात करें अपन, धात्विक ठोस में क्या रहेगा, इनके जो अवयवीकरण जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, धनात्मक इलेक्ट्रॉन, धनात्मक क्या रहेंगे, आयन रहेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए इनके मध्य बंध कौन सा काम करेगा, धात्विक बंध काम करेगा। उदाहरण क्या हो जाएंगे इनके, इनके उदाहरण हो जाएंगे आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, जिंक, यह सभी धातुएं। ठीक है। अब इनकी भौतिक प्रकृति की बात करें, भौतिक प्रकृति क्या रहेंगे, कठोर रहेंगे, आघातवर्धन रहेंगे और तन्य रहेंगे, मतलब इनके तार बना सकते हैं अपन, हथौड़े से पीट सकते हैं अपन इसको। चालकता क्या रहेगी, विद्युत चालकता क्या रहेगी इनकी, रहेगी विद्युत क्या क्या रहेंगे, चालक रहेंगे। क्यों रहेंगे विद्युत के चालक हैं, क्योंकि इनके पास क्या रहेंगे, मुक्त धन आयन रहेंगे। क्या रहेंगे, मुक्त धन आयन रहेंगे। तो मुक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण धात्विक ठोस क्या रहेंगे, विद्युत के क्या रहेंगे, चालक रहेंगे। अब देखें आगे अपन, ठीक, अब देखते हैं अपन सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अच्छा, इनके अवयवीकरण क्या है, परमाणु है इनके अवयवीकरण। बंध कौन सा काम करेगा इनके मध्य, सहसंयोजक का बंध काम करेगा। उदाहरण क्या हो जाएंगे, SO2 जिसको क्वार्ट्ज कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, कार्बन, कार्बन मतलब हीरा, कार्बन मतलब ग्रेफाइट, और AlN। अब इनकी अवयव इनकी भौतिक प्रकृति कैसी रहेगी, इनकी भौतिक प्रकृति अत्यंत कठोर रहेंगे, परंतु ग्रेफाइट क्या है, मुलायम है, अपवाद है। और ग्रेफाइट के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि ग्रेफाइट ऐसा ठोस है जिसको अपन स्नेहक के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, स्नेहक के रूप में क्या कर सकते हैं अपन, ग्रेफाइट को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको प्रश्न याद रखना है, बहुत सी बार पूछा जा चुका है ना। अब देखिए हम विद्युत चालकता की बात करें तो विद्युत रोधी है ये, परंतु ग्रेफाइट क्या हो गया, अपवाद हो गया, और विद्युत का क्या हो गया, वो चालक हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए गलनांक क्या है इनका, अत्यधिक उच्च गलनांक है। जैसे हीरे का भी अत्यधिक गलनांक जो रहेगा उच्च रहेगा, और ग्रेफाइट का भी गलनांक क्या रहेगा, उच्च। इस प्रकार से जो रहेंगे तत्व जो रहेंगे इनका क्या रहेगा, गलनांक क्या रहेगा, उच्च रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं अपन, अच्छा इनको एक और नाम याद रखना है, सहसंयोजक ठोस को क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब कुछ मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। जैसे हीरे की बात करें अपन, ये ग्रेफाइट की संरचना दिख रही है मेरे को, तो ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन कार्बन परमाणु जो होते हैं वो sp2 संकर्ण अवस्था में होते हैं। ठीक, तो हीरे में देखें अपन, हीरे में जो होता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होता है, sp3 संकरण होता है। कौन सा होता है, तो कार्बन परमाणु जो होता है sp3 अवस्था में होता है। ठीक है। अब इनको नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके मध्य जब सहसंयोजक ठोस जो सहसंयोजक बंध काम करता है तो वो क्या होता है कि
एक के बाद एक अणुओं को क्या कर सकता है, वो आपस में जोड़ता है। इस प्रकार से वो क्या बन जाएगा, एक नेटवर्क जो रहेगा उसका बन जाएगा। इस प्रकार से वो क्या कहलाएगा, नेटवर्क ठोस कहलाएगा। सहसंयोजक ठोस को एक और नाम क्या होते हैं इसका, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको